नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं उत्तराखंड टीईटी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो आपका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित अ, आपका प्रश्न पत्र का भाग है, उस पर चर्चा करूंगा। अगर आप अपना टीईटी भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखें तो आप ये पाएंगे कि उसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 नंबर का आपका प्रश्न पत्र का भाग है और इससे संबंधित आपके 30 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और यदि आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो देखिए, पासिंग मार्क के लिए एक-एक नंबर के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है और अगर आप पासिंग मार्क नहीं ला पाते तो आप 1 साल और लेट हो जाते हैं। इसलिए आप समझदारी से काम लेंगे तो आप ये पाएँगे कि एक-एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इसलिए आपको प्रश्न पत्र के किसी भी भाग को नहीं छोड़ना है और हर भाग है उसमें अधिक से अधिक नंबर लाने की आपने कोशिश करनी है, जिससे कि आप इस परीक्षा में पासिंग मार्क तक पहुंच पाएँ, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं टीईटी भर्ती परीक्षा के का जो ये बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पत्र है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। ये जो बिंदु मैंने यहाँ लिए हैं, ये पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें पूछे जा चुके हैं और जो अन्य राज्यों की जो टीईटी भर्ती परीक्षा होती है, उनसे भी ये प्रश्न पत्र उन प्रश्न पत्रों में भी ये बिंदु आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आज मैं इसका भाग 1 लेकर आपके सामने आया हूँ। आगे मैं इसके और भाग भी आपके सामने लेकर आता रहूँगा, ठीक है? और इसके अलावा जो आपकी बीएड भर्ती परीक्षा है, वो भी सितंबर में होनी प्रस्तावित है और साथ ही टीईटी भर्ती परीक्षा भी सितंबर में होनी प्रस्तावित है। तो दोनों की तैयारी आपकी इस वीडियो से हो जाएगी, ठीक है? तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो आपको एक ही बार में बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है? पहला बिंदु देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो ये होती है जन्म से पूर्व से शुरू हो जाती है, ठीक है? क्योंकि जो उसका शारीरिक विकास है, वो माँ के गर्भ में ही उसका शुरू हो जाता है। अगला बिंदु है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है? यानी जो शिक्षा है और विकास है, दोनों की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला बिंदु है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सामान्य रूप से होती हैं विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, ठीक है? यानी वातावरण जो है उसमें सभी बाह्य तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है वुडवर्थ की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कोटेशन पूछी जाती है और ये कोटेशन किसका है ये पूछ जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ और बिंदुओं को देखिए। अगला बिंदु है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा है? बी.एन. झा का ये कोटेशन है, ठीक है? महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, पी.एन. झा का कोटेशन है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला बिंदु देखिए, वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स, ठीक है? यानी जीन्स है, ये तो एक साइंस का यहाँ पर एक टॉपिक आ गया ये, कि वंशानुक्रम के जो निर्धारक होते हैं वो जीन्स होते हैं। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है, ठीक है? तो ये है, विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है,
ठीक है। तो कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, यह विशेषता विकास पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि इसकी कई इकाइयाँ हो सकती हैं। अगला पॉइंट देखिए, शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5-6 वर्ष तक। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि शैशव काल का समय कितना निर्धारित है? तो शैशव काल का जो नियत समय है वह जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक की आयु का होता है। अगला बिंदु देखिए, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। ठीक है, यानी जो तीव्र बुद्धि है वो विकास से भी संबंधित है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। ठीक है, यानी जो सामान्य बुद्धि का बालक होगा उसका विकास भी सामान्य होगा और जो तीव्र बुद्धि का बालक होगा उसका विकास भी तीव्र गति से होगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ और बिंदुओं को देखेंगे हम। अगला बिंदु देखिए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में संवेगों का विकास होता है, व्यक्ति समझदार बनता है। तो संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? वो किशोरावस्था में होता है। अगला पॉइंट, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। अगला पॉइंट, चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। ठीक है, तो चारित्रिक विकास का जो प्रतीक है वो क्या है? उत्तेजना है। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। अगला पॉइंट, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्तिमूलक विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्तिमूलक विधि। अगला पॉइंट, हाँ, अगला एक कोटेशन की तरह है, एक तथ्य है, इसको हम देखते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। अब देखो, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या क्या कार्य हो सकता है? बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। ठीक है, यानी मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए अगले बिंदु आ रहे हैं हमारे सामने। अगला बिंदु है, विकास एक प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली। ठीक है, निरंतर चलने वाली विकास एक प्रक्रिया है। अगला है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। ठीक है, तो बाल्यावस्था में मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है, अन्य 10% विकास बाद में होता है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, अंतर्देशन विधि में बल दिया जाता है किस पर? स्वयं के अध्ययन पर। ठीक है, तो अंतर्देशन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। अगला बिंदु, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका कॉलेसनिक का। ठीक है, यानी बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है कॉलेसनिक का। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। यानी अगर प्रश्न आता है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किसने किया, तो मैकडूगल ने किया। किसके संदर्भ में किया? तो विकास के संदर्भ में किया। किसने किया? मैकडूगल ने किया। और क्या किया? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण मैकडूगल ने विकास के संदर्भ में किया।
ठीक है। अगला बिंदु देखो, अगला बिंदु है जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है उसकी कार्यक्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है और उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। ठीक है। यानी जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्यक्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है और उसकी शक्ति ग्रहण करने के से होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला बिंदु देखिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? प्रश्न है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो ये हैं भय, क्रोध व स्नेह। ठीक है। तो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। अगला बिंदु, किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। ठीक है। तो किशोरावस्था की जो मुख्य समस्याएं हैं वो हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक। ठीक है। तो जन्म से सात वर्ष तक लगभग जन्म से 5, 6, 7 वर्ष तक लगभग शैशवावस्था मानी जाती है। अगला बिंदु, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में प्रारंभ हो जाता है। अगला बिंदु, बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। ठीक है। बाल्यावस्था में जो पर्याप्त नींद होती है वो 8 घंटे होती है। अगला बिंदु है बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। ठीक है। तो बालिकाओं की जो लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष है। तो 16 वर्ष तक लगभग जितनी लंबाई बालिकाओं की होती है उतनी लगभग हो जाती है। ठीक है। वैसे लंबाई 20 से 23 वर्ष तक लंबाई बढ़ती रहती है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक आइडिया है, एक अनुमान है कि बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष है। अगला बिंदु देखिए, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। ठीक है। जो बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। यानी जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रेरित करते हैं, यहाँ है नहीं करते हैं लिखा है। तो नहीं करते हैं के लिए दोनों ही नहीं करते हैं मतलब कि दोनों करते हैं। ठीक है। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित करते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण है, और प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम। देखो, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। ठीक है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? यह है फ्राइड। ठीक है। फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में बालक के प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ठीक है। ये अपने अपने अलग अलग विचार हैं। तो फ्राइड ने कहा है कि शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अगला बिंदु देखिए, रॉस ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है। देखिए, रॉस ने विकास के है ये, ठीक है, के होना चाहिए। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। किसने निर्धारित किया है? रॉस ने। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। ठीक है। किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास।
केवल इसका मतलब ये है कि मानसिक विकास ही नहीं, शारीरिक विकास भी किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। अगला पॉइंट, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो वह है किशोरावस्था, यानी बाल विकास। यानी इस बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अनुसार बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? ये किशोरावस्था को माना जाता है। वैसे भी एक स्टैनले हॉल करके एक शिक्षा शास्त्री हैं, स्टैनले हॉल, वो कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इसलिए जो किशोरावस्था को बालकों के विकास की सबसे कठिन अवस्था माना जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे बिंदु देखिए, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक, यानी उत्तर बाल्यकाल से थोड़ा सा आगे उत्तर बाल्यकाल का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। अगला बिंदु, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, बाल्यावस्था की ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ये किशोरावस्था में होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, किस अवस्था में? किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट, विकासवाद के समर्थक हैं डीके एवं बुश, गाल्टन और डार्विन, ये विकासवाद के समर्थक हैं। अगला पॉइंट, विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, अलग अलग लेखकों के अलग अलग तर्क हैं, तो यहाँ पर है कि विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। ठीक है, यानी एज ऑफ पॉवर्टी क्या कहलाता है? पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। अगला पॉइंट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, फिर दोहरा रहा हूँ, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। आगे चलते हैं, अब अगले बिंदुओं को देखते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व शुरू हो जाती है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हार्लॉक का है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिर से पढ़ रहा हूँ, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन हार्लॉक का है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, यह है शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं में विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि उसके जीवन पर्यंत उसके काम आती है, उसी के आधार पर उसका विकास होता है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला बिंदु, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट देखिए, मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस के जनक कौन थे? फ्राइड थे, यानी जिन्हें सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है। मनोविश्लेषणवाद के जनक यानी फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो थे वो थे फ्राइड थे। ठीक है, अगला पॉइंट,
मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह कहा था किसने? वाटसन ने। ठीक है, वाटसन ने कहा था मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं वैसा ही बना दूंगा। यह कहा था वाटसन ने। अगला पॉइंट, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं: चेतन, अद्वैचेतन और अचेतन। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं: चेतन, अधचेतन। ठीक है, चेतन, अधचेतन और अचेतन। अगला पॉइंट, इड, ईगो और एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न अंग मानता है। किसने? कौन? फ्राइड। ठीक है, इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न अंग मानता है फ्राइड। यानी फ्राइड ने ये पर्सनैलिटी के 3 भाग बताए हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो, जो कि मानव की संरचना के 3 भाग फ्राइड के द्वारा बताए गए हैं। अगला पॉइंट है, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं: मृत्यु एवं जीवन। यह विचार है फ्राइड का। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह किसका विचार है? फ्राइड का। अगला पॉइंट, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। ठीक है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला बिंदु देखते हैं। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। ठीक है, यानी मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है, जन्मजात प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। अगला पॉइंट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला पॉइंट, विकास का अभिप्राय वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट, संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन किसका है? ग्रीन का। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इन पॉइंट्स की ओर देखिए। हाँ, अगला पॉइंट है, शैक्षिक दृष्टि से बालक की विकास की अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट, शैशवावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक है, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी मूल प्रवृत्ति जैसी है वैसा ही व्यवहार बालक करता है। अगला है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था में तीव्र होती है। अगला पॉइंट, बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष। बाल विकास शिक्षा शास्त्र नोट्स के अनुसार है ये कि जो बाल्यावस्था का समय है वह 5 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। अगला पॉइंट, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। अगला पॉइंट, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, बालक की अभिवृद्धि
जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? हरलॉक का है। ठीक है, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? हरलॉक का। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन का। अगला पॉइंट, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह विचार किसका है? रॉस का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? रॉस का। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। महत्वपूर्ण पॉइंट है। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। अगला पॉइंट, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चला जाता है, सूझबूझ की ओर। ठीक है, अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। अगला पॉइंट, मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि, यह आत्मनिरीक्षण विधि में जिसमें मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। ठीक है, जो विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव। प्रयोगात्मक विधि में समस्या का चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट, मानव विकास के जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। अगला पॉइंट, शैक्षिक बालकों यानी शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। ठीक है, एक शिक्षक संवेगों के द्वारा बालक की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पर देखते हैं नज़र। अगला पॉइंट है, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। अगला पॉइंट, एक माता पिता के अलग अलग रंगों की संतान होती है क्योंकि जीवकोश के कारण यानी जीव द्रव्य के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन। अगला पॉइंट, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। ठीक है, अगला पॉइंट, वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश, जल, ये जानते हैं आप। अगला पॉइंट, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 मास का जो शिशु होता है यानी 4 से 5 माह का शिशु वह प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा यानी मुख के भावों को पहचानने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला पॉइंट, शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक। अगला पॉइंट, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। अगला पॉइंट, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता जैसी। ठीक है, अगला पॉइंट, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। अगला पॉइंट, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है।
अगला पॉइंट, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। अगला पॉइंट, वंश का वृद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किया। किसने? गोडार्ड ने। ठीक है, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किया गोडार्ड ने। अगला पॉइंट, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। अगला पॉइंट, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? क्रोगमैन का। ठीक है, यानी बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? क्रोगमैन का। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। अगला पॉइंट, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्राइड के अनुसार। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसका है? रूथ बेंडिक्ट की। महत्वपूर्ण पॉइंट है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है रूथ बेंडिक्ट का। अगला पॉइंट, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक का। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसका कथन है? बी.एन. झा का। महत्वपूर्ण पॉइंट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है बी.एन. झा का। बी.एन. झा के द्वारा इसको कहा गया है। अगला पॉइंट, वंशानुक्रम का निर्धारक होते हैं जीन्स। अगला पॉइंट, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? विकास के स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट, शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 वर्ष तक। अगला पॉइंट, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक सामान्य से तीव्र होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कुछ बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो आपका प्रश्न पत्र का भाग है 30 नंबर का, उसके कुछ बिंदु इसमें डिस्कस किए हैं। आप इन बिंदुओं को दोहराइए और आपके प्रश्न इन्हीं में से लगभग आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पहला भाग है। मैं आगे भी इसके भाग लेकर आऊँगा जिससे आपकी इस 30 नंबर के प्रश्न पत्र की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा यह प्रश्न आपके बीएड के जो शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न पत्र है उसके लिए भी ये लाभकारी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।